नमस्ते। चलिए सीधे आज के इस बेहद दिलचस्प ऐतिहासिक सफर में गोता लगाते हैं। आज हम समय में बहुत पीछे जाने वाले हैं, भारतीय उपमहाद्वीप के विकास को एकदम करीब से देखने के लिए। शुरुआती मानव बस्तियों से लेकर महान साम्राज्यों के खड़े होने तक का ये सफर सच में बहुत रोमांचक है। हम देखेंगे कि कैसे एक सभ्यता अपनी बिल्कुल शुरुआती शक्ल से उठकर दुनिया की सबसे एडवांस्ड और महान संस्कृतियों में से एक बन गई। अब मानव इतिहास के लाखों सालों को एक साथ समझना सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है ना। लेकिन इसे आसान बनाने के लिए हम इस पूरे विश्लेषण को 5 बड़े हिस्सों में बांटकर देखेंगे। पाषाण युग से शुरू करके वैदिक समाज, महाजनपदों, मौर्य साम्राज्य और आखिर में गुप्त काल तक। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो हमारा पहला पड़ाव है पाषाण युग से लेकर सिंधु घाटी सभ्यता तक, यानी वो दौर जब हम घुमंतु शिकारियों से बेहतरीन नगर नियोजक बन गए। अब देखिए, ये बहुत ही दिलचस्प बात है कि कैसे बदलती जलवायु ने असल में इंसानों को एक जगह बसने पर मजबूर कर दिया। जरा सोचिए, 26 लाख साल पहले पूरा पाषाण काल में इंसान ने बस आग पर काबू पाना और साधारण पत्थर के औजार बनाना सीखा था। फिर आया मध्य पाषाण काल, जब हिमयुग खत्म हुआ, बर्फ पिघली, मौसम गर्म हुआ और हमने छोटे नुकीले पत्थरों के औजार बनाए और जानवरों को पालना शुरू किया। और फिर आज से करीब 6000 साल पहले नवपाषाण काल में खेती की शुरुआत हुई। इस कृषि क्रांति ने सचमुच सब कुछ बदल कर रख दिया और इंसान हमेशा के लिए गांव में बसने लगा। अब जब खेती शुरू हुई तो जरूरत से ज्यादा अनाज बचने लगा, और इसी का नतीजा था कि लगभग 2600 ईसा पूर्व तक आते आते ये छोटे गांव एक बेहद एडवांस्ड और शहरी समाज में बदल गए, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। हैरानी की बात तो ये है कि आधुनिक इंजीनियरिंग के आने से बहुत पहले ही इन लोगों ने एकदम परफेक्ट ज्योमेट्री का इस्तेमाल किया। इनकी सड़कें एकदम 90 डिग्री के एंगल पर एक दूसरे को काटती थीं। इन्होंने पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया, और इनकी जल निकासी व्यवस्था यानी ड्रेनेज सिस्टम आज के भी कई शहरों से बेहतर था। और तो और, बिना किसी करेंसी के सिर्फ पशुपति जैसी मुहरों और चीजों की अदला बदली के दम पर इनका व्यापार मेसोपोटामिया तक फैला हुआ था। कमाल है ना। खैर, अब हम अपने दूसरे बड़े बदलाव की तरफ बढ़ते हैं, वैदिक समाज का विकास। इसमें हम देखेंगे कि कैसे समाज एक चरवाहा जीवन से निकलकर खेती और एक सख्त पदानुक्रम में बदल गया। हड़प्पा के शहरों का पतन धीरे धीरे भूकंप और जलवायु परिवर्तन की वजह से हुआ, और इसके बाद वेदों के ग्रामीण समाज का उदय हुआ। अब आर्यों की शुरुआत कहाँ से हुई, ये हमेशा से एक बहुत ही बड़ी बहस का मुद्दा रहा है, और दोनों ही पक्षों के सबूत देखना वाकई बहुत दिलचस्प है। एक तरफ बाहरी आगमन या माइग्रेशन की थ्योरी है, जिसे 1400 ईसा पूर्व के बोगासकोय अभिलेख से सपोर्ट मिलता है, जहाँ वैदिक देवताओं का नाम है। दूसरी तरफ स्वदेशी उत्पत्ति या कंटिन्यूटी की थ्योरी है। हाल ही के डीएनए अध्ययन 99% साझा भारतीय वंशावली दिखाते हैं, और बागोर जैसी जगहों पर मिले मध्य पाषाण काल के घोड़ों के चित्र भी एक अलग ही कहानी कहते हैं। सच कहें तो इतिहास अक्सर आर्कियोलॉजी और जेनेटिक्स की एक बहुत ही उलझी हुई पहेली होता है। अब अगर हम इस समाज के विकास को देखें तो गंगा के उपजाऊ मैदानों में बसने के बाद समाज पूरी तरह से बदल गया। पूर्व वैदिक काल में मवेशी यानी गाय बैल ही सबसे बड़ी संपत्ति होते थे। समाज काफी हद तक बराबरी का था और महिलाएं सभा और समिति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते सब कुछ पलट गया। अब जमीन ही ताकत बन गई। राजाओं का पद वंशानुगत हो गया, यानी राजा का बेटा ही राजा बनेगा, और जन्म पर आधारित एक बेहद कठोर वर्ण व्यवस्था ने समाज को पूरी तरह जकड़ लिया। और यहीं से हमारा तीसरा दौर शुरू होता है, महाजनपद और आध्यात्मिक क्रांतियां। ये वो समय था जब बड़े बड़े राज्य और गहरी दार्शनिक विचारधाराएं एक साथ आकार ले रही थीं। हुआ ये कि जैसे जैसे आबादी बढ़ी, लोहे के औजारों से बड़े बड़े जंगलों को साफ किया गया, और इससे एक बहुत बड़ी राजनीतिक उथल-पुथल की शुरुआत हुई। इसी दौरान महाजनपद उभरे। इसे समझना बहुत जरूरी है। अब लोग छोटे और अस्थायी कबीलों में नहीं रह रहे थे। ये पक्के, किलेबंद और अपनी खुद की परमानेंट सेना वाले महान राज्य थे। मगध और कौशल जैसे राज्यों का उदय हुआ, जहां राजा अब किसी छोटे कबीले का मुखिया नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े इलाके का मालिक था। राजनीति तो बदल ही रही थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल के बेहद कठोर और जटिल कर्मकांडों के जवाब में समाज में एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक क्रांति भी हुई।
सिद्धार्थ गौतम यानी भगवान बुद्ध ने इंसान के दुखों को खत्म करने के लिए एक बहुत ही लॉजिकल और स्ट्रक्चर्ड तरीका सामने रखा, 4 आर्य सत्य। उन्होंने बहुत ही साफ शब्दों में बताया कि दुख है, दुख का कारण हमारी अपनी इच्छाएं हैं, दुख को खत्म करना मुमकिन है और इसका रास्ता अष्टांगिक मार्ग से होकर जाता है। उनका सबसे क्रांतिकारी विचार था मध्यम मार्ग, यानी ना तो बहुत ज्यादा भोग विलास करना और ना ही शरीर को बहुत ज्यादा कष्ट देना, बस बीच का रास्ता अपनाना। बिल्कुल इसी दौर में भगवान महावीर ने भी एक बेहद सख्त और बिना किसी समझौते वाला नैतिक ढांचा तैयार किया। जैन धर्म में अहिंसा का मतलब सिर्फ किसी को जान से मारना नहीं था, बल्कि इसका मतलब था किसी भी जीव को, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, किसी भी तरह की ठेस ना पहुंचाना। सत्य, अस्तेय यानी चोरी न करना, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह यानी संपत्ति जमा न करना, इन 5 महाव्रतों ने एक बेहद अनुशासित जीवन की मजबूत नींव रखी। अब यहाँ एक बात समझनी बहुत जरूरी है। मौर्य काल के दौरान एक बहुत ही भयानक अकाल पड़ा था। इस अकाल की वजह से जैन साधुओं का एक बड़ा समूह दक्षिण की तरफ चला गया, जबकि बाकी लोग उत्तर में ही रुक गए। जब कई सालों बाद ये दोनों समूह वापस मिले तो उनके रहन सहन और नियमों में काफी बदलाव आ चुका था, और इसी वजह से जैन धर्म हमेशा के लिए 2 अलग-अलग परंपराओं में बट गया। दिगंबर, जो पूरी तरह से नग्न रहते हैं, और श्वेतांबर, जो सफेद कपड़े पहनते हैं। लेकिन इन सबके बीच जैन धर्म के पर्युषण पर्व से जुड़ा एक बहुत ही गहरा वाक्य है, मिच्छामि दुक्कड़म। इसका सीधा सा मतलब है, जाने अनजाने में मुझसे जो भी गलतियां हुई हैं उसके लिए मुझे माफ करें। ये वाक्य प्राचीन भारतीय दर्शन के उस मूल सार को दिखाता है जो आत्ममंथन और क्षमा पर टिका है। और सच कहूं तो ये दुनिया को दिया गया एक बहुत ही अनमोल तोहफा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे भाग की तरफ, मौर्य साम्राज्य का उदय, यानी भारतीय उपमहाद्वीप का पहला सबसे बड़ा एकीकरण। अब जरा सोचिए कि ये जितने भी छोटे बड़े राज्य थे वो अचानक एक बहुत बड़ी सेंट्रलाइज ताकत के अंदर कैसे आ गए। इसके पीछे थी चाणक्य की कूटनीति और चंद्रगुप्त मौर्य की रणनीति। इन्होंने मिलकर पहले तो बेहद ताकतवर नंद वंश को उखाड़ फेंका, फिर सेल्यूकस निकेटर को हराकर अपनी उत्तर पश्चिमी सीमाओं को काफी आगे तक बढ़ा लिया, और आखिरकार पाटलिपुत्र में एक ऐसे विशाल प्रशासन की नींव रखी जो हिमालय से लेकर नीचे सुदूर दक्षिण तक फैला हुआ था। 1 लाख मौतें, जी हाँ 1 लाख। ये भयानक आंकड़ा किसी को भी अंदर तक हिला देने के लिए काफी है। 261 ईसा पूर्व के कलिंग युद्ध में जो भीषण नरसंहार हुआ उसने सम्राट अशोक पर गहरा असर डाला। मैदानों में बिछी लाशों और बहते खून को देखकर उनकी दुनिया जीतने की भूख हमेशा के लिए खत्म हो गई, और यही वो पल था जिसने अशोक का हृदय परिवर्तन किया और उन्हें बौद्ध धर्म की ओर मोड़ दिया। कलिंग के बाद अशोक ने जो किया वो इतिहास में वाकई बेमिसाल है। उन्होंने तलवार छोड़ दी और उसकी जगह नैतिक कानून यानी धम्म को अपना लिया। धम्म का मतलब था अहिंसा, सामाजिक जिम्मेदारी और सभी धर्मों का सम्मान। सबसे कमाल की बात तो ये थी कि उन्होंने अपने इस संदेश को विशाल चट्टानों और बड़े बड़े स्तंभों पर उकेरा ताकि आम जनता उसे पढ़ सके। एक इतने विशाल साम्राज्य को चलाने का तरीका अब पूरी तरह से बदल चुका था। और अब हम आते हैं अपने इस विश्लेषण के 5वें और आखिरी पड़ाव पर, मौर्योत्तर और गुप्त काल। ये वो समय था जब बाहरी आक्रमण हुए, लेकिन साथ ही एक स्वर्ण युग की सुबह भी हुई। अशोक के बाद जब मौर्य साम्राज्य टूटने लगा तो एक तरह का राजनीतिक खालीपन आ गया, और इसी खालीपन ने कई विदेशी संस्कृतियों को अपनी तरफ खींचा। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन विदेशियों ने यहाँ की संस्कृति को नष्ट नहीं किया, बल्कि वो इसमें पूरी तरह से घुल मिल गए। इंडो ग्रीक राजाओं ने बेहद शानदार सिक्के चलाए, शकों ने सुदर्शन झील जैसी बेहतरीन चीजें बनवाईं, और कुषाण शासक कनिष्क के समय में तो सिल्क रोड के व्यापार ने भारत को सचमुच अपार धन से भर दिया और गांधार कला जैसी नई नई शैलियों को जन्म दिया। देखा जाए तो देशी और विदेशी विचारों का जो ये लगातार मेलजोल हो रहा था, उसी ने अंततः प्राचीन भारत के सबसे बड़े सांस्कृतिक शिखर की नींव रखी। इसी सांस्कृतिक मिश्रण से निकलकर श्रीगुप्त और चंद्रगुप्त प्रथम जैसे शासकों ने गुप्त साम्राज्य की स्थापना की। ये वो दौर था जब विज्ञान, कला और गणित में इतने बड़े बड़े आविष्कार हुए कि दुनिया इसे आज भी भारत का स्वर्ण युग मानती है। तो इस पूरी ऐतिहासिक यात्रा को खत्म करने से पहले मैं आपके सामने एक सवाल छोड़ना चाहता हूँ।
जरा सोचिए, हड़प्पा की उस परफेक्ट नगर व्यवस्था से लेकर अशोक की अहिंसा के दुनिया भर में फैलने तक प्राचीन भारत की इन आध्यात्मिक